हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम कक्षा 10वीं की आप लोगों के सामने सिविक्स यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति का पाठ 1 लेकर आए हैं, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का अध्याय 1 है का प्रश्नावली पे हम लोग आए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती, कैसे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के पास, कोई आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार होता है। अगर संभव हो तो भिन्न समुदायों के विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उन सभी लोगों का हित समान होगा। उदाहरण के लिए, मुंबई में मराठियों के हिंसा का शिकार व्यक्तियों की जातियां भिन्न थी, धर्म भिन्न होंगे, लिंग भिन्न हो सकता है, परंतु उनका क्षेत्र एक ही था। वे सभी का एक ही क्षेत्र था। वे उत्तर भारतीय क्षेत्र के थे, ठीक है। उनका हित समान था और वे सभी अपने व्यवसाय और पेशा में संलग्न थे। ओके, इस कारण हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले पाता है। ओके, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं, जैसा कि सवर्णों और दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है, क्योंकि दलित पूरे देश में आमतौर पर गरीब, वंचित और बेघर होते हैं और भेदभाव का शिकार होते हैं, जबकि स्वर्ण आमतौर पर संपन्न एवं सुविधा युक्त है। ओके, अर्थात दलितों को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे एक समुदाय के हैं, वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इसे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है या रूप ले लेती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या है, VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहता है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में देखिए क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत विभिन्नताओं का देश है, फिर भी सभी नागरिक सर्वप्रथम अपने को भारतीय मानते हैं, तभी तो हमारा देश भारत अखंडता और एकता का प्रतीक है। ओके, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर बुक नहीं रीडिंग की है तो रीडिंग जरूर कीजिएगा, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आप लोगों को। अगर भारत में पिछड़ों एवं दलितों के प्रति न्याय की मांग को सरकार शुरू से ही खारिज करती रहती तो आज भारत बिखराव के कगार पर होता, लेकिन सरकार इनके सामाजिक न्याय को उचित मानते हुए सत्ता में साझेदारी बनाया और इनकी देश के मुख्य धारा में जोड़ने का ईमानदारी से प्रयास किया। फलतः छोटे मोटे संघर्ष के बावजूद भी भारतीय समाज में समरसता और सामंजस्य स्थापित है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आप लोगों के पास, 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर सामाजिक न्याय के संदर्भ में सामाजिक न्याय के संदर्भ में सफर का संक्षिप्त वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा, देखिए वर्णन करने कह रहा है लेकिन संक्षिप्त में कह रहा है, तो उत्तर हो जाएगा 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर
सामाजिक न्याय के संदर्भ में सफर का संक्षिप्त वर्णन निम्न है। देखिए, इसका उत्तर है 70 के दशक के पूर्व भारत की भारत की राजनीति अवचेतना सुविधा परस्त हित समूह के बीच झूलती रही। दूसरे शब्दों में कहे तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 1967 तक राजनीति में स्वर्ण जातियों का वर्चस्व रहा है। भारतीय राजनीति के इस महामंथन में पिछड़े और दलितों का संघर्ष प्रभावी रहा। आधुनिक दशक के वर्षों में राजनीति का पलड़ा दलितों और महादलितों बिहार के संदर्भ में के पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा है। सरकार के नीतियों के सभी परिदृश्यों में दलित न्याय की पहचान सबके केंद्र बिंदु का विषय बन गया है। ठीक है, फिर देखिए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो उत्तर हो जाएगा सामाजिक विभाजन के 3 अभिव्यक्तियों में जाति की अवधारणा अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, राजनीति में इनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू की महत्ता है। जाति व्यवस्था राजनीति में कई तरह की भूमिका निभाती है। एक तरफ राजनीति में जाति विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती है। इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की है। तो दूसरी ओर सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह भी हो सकता है। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होता। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। तो इस बुक में आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा, क ख ग घ करके। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। ओके, आप लोग बुक जरूर खरीदिएगा मार्केट से और इसको पढ़िएगा और मिला लीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सोशल डिवीजन समाज के विखंडन डिसइंटीग्रेशन की ओर ले जाता है। ठीक है, फिर देखिए 7 क्या है, निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। इन बयानों में कौन कौन से बयान सही हैं, आप लोग बुक में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं, सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप्स, वहां सामाजिक विभाजन होता है। फिर ख है, यह संभव है एक व्यक्ति की कई पहचान हो, मल्टीपल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब उत्तर हो जाएगा क और ख दोनों। ओके, बुक में देख लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका घ, जेड गुड्डी। ओके, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, आप लोग एक बार में ही समझ गए होंगे कि जेड गुड्डी रंग भेद के विरोधी नहीं थे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहाँ पे निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है उसको मिलान करना है। ठीक है, तो हम ऐसे मिलान करके सिर्फ लिख दिए हैं, क्योंकि इस टाइप का अगर बनाएंगे तो आप लोग गड़बड़ा जाओगे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क, पाकिस्तान में कौन सा धर्म मानते हैं, तो इस्लाम। तो क का ब इज द राइट आंसर। फिर ख है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान क्या है, तो अ इज द राइट आंसर, धर्मनिरपेक्ष। फिर ग है इंग्लैंड, तो इंग्लैंड का क्या हो जाएगा, स, प्रोटेस्टेंट। ओके, आप लोग भी फेर कीजिएगा तो इस तरह से ही बनाइएगा। ओके, अगर इस तरह से बनाइएगा तो आप लोग को थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आप लोगों के पास,
भावी समाज में लोकतंत्र का जिम्मेवारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये क्वेश्चन भी आई है, एग्जाम में आते रहता है। तो उत्तर हो जाएगा, लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। शासन में लोक प्रतिनिधि लोगों के हित तथा उनकी इच्छा को सर्वोपरि महत्व देना चाहते हैं। लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा, विश्व के सभी समाज में सामाजिक असमानताएं और श्रम विभाजन पर आधारित समुदाय विद्यमान है। भारत इससे अछूता नहीं है। भारत में भी पेशा का आधार वंशानुगत है। पेशा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्वमेव चला आता है, मतलब खुद व खुद चला आता है। फिर देखिए ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पेशे पर आधारित समुदाय ही जाति कहलाती है। यह व्यवस्था जब अस्थायी हो जाता है तो श्रम विभाजन का अतिवादी स्वरूप कहलाता है। ठीक है, यह एक खास अर्थ में समाज में दूसरे समुदाय से भिन्न हो जाता है। इस प्रकार के वंशानुगत पेशा पर आधारित समुदाय, जिसे हम जाति कहते हैं, की स्वीकृति रीति रिवाज रिचुअल से भी हो जाती है। इनकी पहचान एक अलग समुदाय के रूप में होता है और इस समुदाय के सभी व्यक्तियों की एक या मिलती जुलती पेशा होती है। इनकी बेटे बेटियों की शादी आसपास के समुदाय में होता है तथा खान पान भी समान समुदाय में ही होता है। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते, इसके 2 कारण बतावें। तो उत्तर हो जाएगा, सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं। इसके 2 कारण निम्नलिखित हैं। पहला, यहाँ से किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का गठन इस प्रकार नहीं किया गया है कि उसमें मात्र एक जाति के मतदाता रहे। ऐसा हो सकता है कि एक जाति के मतदाता की संख्या अधिक हो सकती है, परंतु दूसरे जाति के मतदाता की निर्णायक भूमिका निभाते हैं। फिर अतएव हर पार्टी एक या एक से अधिक जाति के लोगों का भरोसा हासिल करना चाहता है। फिर देखिए दूसरा क्या है, अगर किसी संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में किसी एक जाति विशेष की अधिकाधिक संख्या हो तो चुनाव लड़ रहे सभी पार्टियों उसी जाति विशेष के लोगों को अभ्यर्थी बनाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उस निर्वाचन क्षेत्र में किसी जाति के मतदाता के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार ना हो। ओके, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हम लोग देखते हैं। 13 है आप लोगों के पास, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दे और सबके साथ एक एक उदाहरण दे। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का, जैसा कि हम जानते हैं कि सांप्रदायिकता की सोच प्रायः अपने धार्मिक समुदाय का प्रमुख राजनीति में बरकरार रखना चाहता है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद, ठीक है, मेजोरिटी एटेंडोमिनेंस का रूप ले लेती है। उदाहरण के फलस्वरूप श्रीलंका में सिंहलियों का बहुसंख्यकवाद, यहाँ लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने भी सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपने बहुसंख्यक परस्ती मेजोरिटेशन मेजर्स के तहत कई कदम उठाए गए, यथा जैसे 1956 में सिंहली को एकमात्र राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित करना, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देना, बौद्ध धर्म के संरक्षण हेतु कई कदम उठाना आदि। सिंहली क्या है, तो जाति है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि आप लोगों को दिख रहा है कि VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो इसको आपको क्या करना है, तो ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है।
क्या है, जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव है या वे कमजोर स्थिति में हैं। तो उत्तर हो जाएगा, जीवन के विभिन्न पहलुओं का भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होते हैं। इस बात का संकेत निम्न तथ्यों से मिलता है। पहला है, महिलाओं में साक्षरता दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुष में 76%। यद्यपि स्कूली शिक्षा में कई जगह लड़कियां अव्वल रही है, यानी कि फर्स्ट डिवीजन लाई है, यह बहुत अच्छा नंबर लाई है। फिर भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों का प्रतिशत बहुत ही कम है। इस संदर्भ के लिए माता पिता के नजरिए में भी फर्क है। माता पिता की मानसिकता बेटों पर अधिक खर्च करने की होती है। यही कारण है कि उच्च शिक्षा में लड़कियों की संख्या सीमित है। दूसरा है, शिक्षा में लड़कियों के इसी पिछड़ेपन के कारण अब भी उच्च तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। फिर तीसरा है यहाँ पे, यद्यपि एक सर्वेक्षण के अनुसार एक औरत रोजाना 7.5 घंटे से ज़्यादा काम करती है, जबकि एक मर्द औसतन रोज 6 घंटे ही काम करता है, फिर भी पुरुषों द्वारा किया गया काम ही ज़्यादा दिखाई पड़ता है क्योंकि उसे आमदनी होती है। हालांकि औरतों भी ढेर सारे ऐसे काम करती है जिनके प्रत्यक्ष रूप से आमदनी होती है, लेकिन इनका ज़्यादातर काम घर के चार दीवारी के अंदर होती है। इसके लिए उन्हें पैसा नहीं मिलते, इसलिए औरतों का काम दिखाई नहीं देता। 4 है, लैंगिक पूर्वाग्रह का काला पक्ष बड़ा दुखदायी है। जब भारत के अनेक हिस्से में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है, लड़की को जन्म लेने से पहले हत्या कर देने की प्रवृत्ति इसी मानसिकता या मानसिक का परिणाम है। रियल बात है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। ये भी क्वेश्चन भी आई है, एग्जाम में आते रहता है कभी कभी। तो उत्तर हो जाएगा, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति निम्न है। जैसा कि हम जानते हैं कि औरतों के प्रति समाज के इस घटिया नजरिया के कारण ही आंदोलन की शुरुआत होने लगी। महिला आंदोलन की मुख्य मांगों में सत्ता में भागीदारी की मांग सर्वोपरि रही। औरतों ने सोचा कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं होगा। फलतः राजनीतिक गलियारों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने का उत्तम तरीका यह होगा कि चुने हुए प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। यद्यपि भारत के लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 59 हो गई, फिर भी इसका प्रतिशत 11% के नीचे ही है। ठीक है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देख रहे हैं, ये VVI क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहता है कि किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। तो पहला हो जाएगा, हमारे देश में किसी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा दिया गया है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। फिर दूसरा है, संविधान में हर नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है कि अपने विश्वास से वह किसी धर्म को अंगीकार कर सकता है। इस आधार पर उसे किसी अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक धर्मावलंबियों को अपने धर्म का पालन करने अथवा शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार करने का अधिकार है। इस हेतु वह शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 VVI है, ऑब्जेक्टिव है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है आप लोगों के पास, भारत में, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के पास क्या है कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो उत्तर हो जाएगा इसका घ, पंचायती राज। ओके, बुक में 4 ऑप्शन मिलेगा, आप जरूर बुक किनिएगा और पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। ठीक है, इज द राइट आंसर, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 20 है आप लोगों के पास, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, सभी लोग को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। फिर क्वेश्चन नंबर
21 है जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 है। देखिए आप लोग, सूची पहला और सूची दूसरा का मेल कराएं। तो सूची प्रथम सूची द्वितीय का यहाँ पे हम इस तरह से नहीं मिला है, क्योंकि इस तरह से रॉन्ग तरीका है। आप लोग अगर फेल करते हो तो इस टाइप से ही बनाइएगा जिस टाइप से हम बनाए हैं। का पहला है अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुषों की बराबरी मानने वाला व्यक्ति। तो ख इज द राइट आंसर, नारीवादी कहलाता है। फिर दूसरा है धर्म को सुरक्षा का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति। ग इज द राइट आंसर, धर्मनिरपेक्ष। फिर 3 है जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति। तो घ इज द राइट आंसर, जातिवादी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था पर आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति। इसका उत्तर हो जाएगा क, सांप्रदायिक। ओके, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं और भी इसी तरह के वीडियो आप लोगों के सामने लाती रहूं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।